जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रू फ्रेंडशिप डेवलप की जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर भारत आते हैं और दिल्ली दौरा जो हुआ उसके भी बात वो कहते हैं कि हम भारत और अमेरिका के बीच जो दोस्ती है उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर अमेरिका जो है वो कर क्या रहा है? क्या अमेरिका एक साथ भारत और पाकिस्तान दोनों को लेकर चलना चाहता है, या फिर ये कहें कि पूरे ही इस रीजन में अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है वो कुछ और कहानी बयान करे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसके पहले प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना गए थे और चाइना में उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इनफैक्ट जब रूबियो भारत आए तो भारत ने भी बहुत लो की सारा कुछ रखा, मीडिया कवरेज हो या फिर जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया, कुछ ज्यादा उस पर हल्ला गुल्ला नजर नहीं आया। तो यहाँ पर हम ओवरऑल अगर अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका काफी कंफ्यूज नजर आता है। और एक बात और याद रखने वाली है कि अमेरिका और इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $190 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है। डिफेंस कॉर्पोरेशन लगातार जो बढ़ रहा है, क्वाड से लेकर इंडो पैसिफिक तक, दोनों के जो देश हैं उनके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के रूप में काफी तेजी से काम करते रहे। लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान को लेकर ट्रू फ्रेंडशिप जैसी बात बोलना, क्या ये नए सवाल खड़ा करता है? साथ ही साथ ईरान को लेकर भी अमेरिका जो है काफी कंफ्यूज नजर आ रहा है। एक तरफ डील की बात कर रहा है, दूसरी तरफ अटैक्स भी जारी हैं। तो इस पूरे मसले को समझेंगे कि आखिर अमेरिका के साथ क्या प्रॉब्लम है जो इतना कंफ्यूज नजर आ रहा है, पूरी पॉलिसी में इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है। और इसी कंफ्यूजन को समझेंगे और हमारे साथ इस पूरे कंफ्यूजन को डिकोड करने के लिए हमारी आज की खास मेहमान मौजूद है, डॉक्टर अंशु जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जोशी। जय हिंद, नमस्कार। अंबर, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इतने सार्थक शो पर एक इतने रेलेवेंट टॉपिक पर बात करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। सभी दर्शकों को भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, अगर अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा है। मतलब मुझे पर्सनली समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अमेरिका चाह क्या रहा है। एक तरफ रूबियो भारत आते हैं, कहते हैं कि भाई भारत की जेन्युइन प्रॉब्लम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और हम भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। प्लस हेक्सेट बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रू फ्रेंडशिप डेवलप कर रहे हैं। ट्रम्प हमारे ये जो एडवर्सरी है चाइना, उसके पास जाते हैं, उनके साथ भी रिश्ते बहाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से चाइना की तरफ से कुछ मिलता नहीं है। ईरान को लेकर भी काफी कंफ्यूजन। आखिर अमेरिका में चल क्या रहा है? क्या परेशानी है? इतना कंफ्यूजन क्यों है? कोई क्लियर सिग्नल्स क्यों नहीं मिल रहे हैं उसकी पॉलिसी में? अंबर, एक एक करके ना कोशिश करती हूँ कि चीजें थोड़ी डीकोड हो पाए, और इसमें ना बहुत सारे एंगल्स हैं जो कि इंटरट्वाइंड हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जब हम डॉट्स को कनेक्ट करके जोड़ के फिर एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे तो शायद सही निष्कर्ष निकले। तो हम शुरुआत करते हैं अमेरिका में ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से। और उनका जो पहली बार का राष्ट्रपति का शासनकाल था, उस समय हमने देखा कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ बहुत मुखर होकर खड़े रहे। भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय अमेरिका ने शुरू किया। वे भारत आए, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए, और चाहे आप काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स की दृष्टि से देखें, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की दृष्टि से देखें, बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाने की दृष्टि से देखें, डिफेंस के क्षेत्र में को मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की दृष्टि से देखें, बहुत बड़े बड़े फैसले अमेरिका ने लिए। यहां तक कि अमेरिका का विश्व की सर्वोत्कृष्ट सिग्नल इंटेलिजेंस जो प्रणाली है, उस एक निर्णय लिया अमेरिका ने कि अपने रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस वो भारत को देगा। तो सिग्नल इंटेलिजेंस या सिगिंट को लेकर के भी भारत के साथ समझौता हुआ, लेमुआ साइन हुआ, कॉमकासा साइन हुआ। ये सारे लॉजिस्टिक्स को लेकर के और ये सैटेलाइट इंटेलिजेंस को लेकर के हुए बड़े समझौते रहे। अब चलते हैं दूसरे शासनकाल में। तो ट्रंप अभी जब दूसरी बार राष्ट्रपति बन के आए, इसके बीच एक ऐसा उन्होंने पूरा कालखंड देखा जिसमें बाइडेन उनको हराकर राष्ट्रपति बने। और हमने ये भी देखा कि कैसे हिंसा भड़की थी जब ट्रंप को लगा कि वो चुनाव हार गए हैं, और उन पर ये एलिगेशंस लगाए जाते रहे कि ये हिंसा भड़काने में उनका हाथ था। बहरहाल, तो अब जब इस बार राष्ट्रपति बन के आए तो अंबर उनको पता है कि अमेरिका के संविधान के अनुसार अब वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। उनके पास अब खोने के लिए या पाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर हम समझे कि अमेरिका की दृष्टि से यदि देखें तो इस बार जो वो राष्ट्रपति बने तो बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने थे, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। आंतरिक दृष्टि पर से देखें तो अमेरिका के इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और आर्थिक चुनौतियों की दृष्टि से बहुत सारे चैलेंजेस ट्रंप के सामने थे, हैं।
इसके अलावा हम देखें कि वहां के लोग बहुत जिस तरह से डोमेस्टिक पॉलिसीज अमेरिका में जिस तरह से अभी चलाई जा रही थी उसको लेकर के लोग खुश नहीं थे। इसके अलावा ट्रंप ने जब अपने आसपास देखा तो रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा था, वेस्ट एशिया में जिस तरह से संघर्ष का ये नया अध्याय शुरू हुआ इजराइल और हमास के बीच में, तो इनसे भी जो परिस्थितियां उपजी, चैलेंजेस उपजे, वो ट्रंप के सामने थे। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ तो हम ये देखें कि अभी नवंबर में बाई इलेक्शंस होने हैं, तो ट्रंप ने कुछ जो डिसीजंस लिए हैं वो हैप्पीजर्ड मैनर में कैलकुलेट तो किया, लेकिन शायद मिस कैलकुलेट किया। तो उन्होंने क्या किया, पिछले साल जब जून में ईरान पर अटैक किया था वो एक कैलकुलेटेड रिस्क थी जो उन्होंने ली, और 12 या 13 दिन वो युद्ध चला। ईरान ने भी सिर्फ अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किया और ज्यादा कुछ रिस्पॉन्ड किया नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद उससे ओवर कॉन्फिडेंट थे ट्रंप, उन्हें इलेक्शंस आता हुआ दिखाई पड़ रहे थे, उन्हें अपने दूसरे इंटरनल चैलेंजेस को भी कवर अप करना था, तो ईरान पर अटैक किया और एक कैलकुलेटेड अटैक किया कि ईरान हो सकता है कि गल्फ कंट्रीज पे अटैक करे, तो कहां कहां अटैक करेगा, यूएस की बेसिस पे अटैक करेगा या कितनी बेसिस पे अटैक करेगा, प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करेगा। लेकिन इस बार ईरान ने एक ऑल आउट स्ट्राइक के माध्यम से जवाब दिया, और उसका शायद कारण यह है कि पहले ही दिन के अटैक में उसके सुप्रीम कमांडर खामेनेई को अमेरिकन फोर्सेस ने एलिमिनेट कर दिया, वो भी विदाउट अ सिंगल बूट ऑन ग्राउंड भेजे। अंबर, ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं अकम्पलिशमेंट, हम लोग गिनते नहीं है इसको, लेकिन ये ट्रंप की बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन इसके बाद जिस तरह से ईरान ने ताबड़तोड़ जवाब देना शुरू किया, उसमें फिर चीन का जैसा इन्वॉल्वमेंट रहा, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा, गल्फ कंट्रीज जिस तरह से परेशान हुई, जिस तरह से डिवास्टेशन इन कंट्रीज ने झेला, तो इसके बाद लगातार एक कंफ्यूजन की स्थिति हमने बढ़ते हुए इस पूरे क्षेत्र में देखी। तो ट्रंप एक तरफ सीज फायर की बात करते हैं, दूसरी ओर अटैक्स में तो इंगेज्ड है ही, एक तरफ ईरान को धमकाते हैं, दूसरी तरफ ईरान से युद्ध शांति की बात करते हैं। गल्फ कंट्रीज और इजराइल इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि युद्ध बंदी हो, क्योंकि वो ब्लीडिंग ईरान नहीं छोड़ना चाहते। उनको पता है कि यदि ब्लीडिंग ईरान छूटा तो आगे उनके लिए और स्थितियां गंभीर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ट्रंप इसीलिए चीन गए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि चीन से ही ईरान को हाल फिलहाल युद्ध में बने रहने के लिए सबसे बड़ी सहायता मिल रही है, वो पाकिस्तान चीन की बॉर्डर से। और यही कारण है कि पिछली बार जब गर्मियों में असीम मुनीर को लंच पर बुलाया था ट्रंप ने, तो वो ये पाकिस्तान ईरान बॉर्डर को और ईरान के साथ पाकिस्तान के किस प्रकार के रिश्ते हैं उनको बहुत अच्छे से जानते थे। वो नहीं चाहते थे कि इनडायरेक्टली चीन और डायरेक्टली पाकिस्तान इस युद्ध में कहीं भी शामिल हो, इसीलिए मुनीर को बुला करके उन्होंने गलबहियां की, लंच वंच कराया, तारीफें की। मुनीर ने भी बड़े इनके कसीदे काढ़े, इनको नोबेल पीस प्राइज मिले, इसकी उन्होंने जो है अनुशंसा की और सब कुछ हुआ। अब यहां से पाकिस्तान फंसता हुआ शुरू हुआ अमेरिका के कहीं ना कहीं हम कहें चंगुल में। एक तरफ चीन को अपने आप को बेच के बैठा ही था और दूसरी तरफ कसर रह गई तो अमेरिका के साथ में और जाकर के बैठ गया पाकिस्तान। तो बहरहाल चीन गए इस बार जब ट्रंप, तो वो इस आशा में गए थे कि चीन भी परेशान है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चोक होने की वजह से, शायद चीन अमेरिका के कहने पर या अपनी वजहों से अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ईरान को राजी करेगा युद्ध बंदी के लिए। लेकिन वैसा तो कुछ होता नजर आया नहीं, उल्टा ताइवान को लेकर के शी जिनपिंग ने और घेर लिया ट्रंप को। ना उनको उस तरह का वेलकम मिला जिसकी कि उन्होंने उम्मीद या आशा की थी, इसलिए सारे गिफ्ट्स वहीं एयरपोर्ट पे छोड़ छाड़ के वो वापस आ गए। और इसके अलावा फिर हम देखें कि जब वापस आए तो अब न्यूक्लियर मैटर्स को लेकर के, ईरान के दूसरे मैटर्स को लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए वो लगातार कभी चेतावनी देते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी शांति से बात करते हैं। और यहां पर आपको एक पैराडॉक्स दिखाई पड़ता है, एक ऑक्सीमोरॉनिक विरोधाभासी सिचुएशन दिखती है उनके अपने स्टेटमेंट्स पे, तो फिर यही विरोधाभासी सिचुएशन उनके जो बाकी आसपास के उनके लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनमें दिखाई पड़ती है। तो पीट हेग्सेथ एक अलग बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के रूप में हमको एक बहुत ही समझदार सहयोगी मिल रहा है, उसके साथ हम रिश्तों को आगे लेकर के जाएंगे। और ये भूल जा रहे हैं कि इसी पाकिस्तान में अमेरिका पर सबसे बड़े आतंकवादी हमले का जो मास्टरमाइंड था वो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पाया गया था और वहीं पर उसको मारा गया था। अच्छा, मार्को रूबियो यहाँ भारत के साथ अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, वो खैर अमेरिकन पॉलिसी के हिसाब से दुरुस्त है, क्योंकि ये सारी टेम्पररी सिचुएशन है। पाकिस्तान में आज आपकी शो के माध्यम से कह रही हूँ, ये अमेरिका का एक टेम्पररी पार्टनर है। जैसे ही यहाँ पर स्थितियां बदलेंगी, आप देखना यही ट्रंप और यही अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देना शुरू करेंगे। और वो आप देखिए तुलसी गबार्ड ने पिछले दिनों दिया भी था कि जिस तरह से ईरान रीजनल सिक्योरिटी के लिए, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज है, वैसे ही पाकिस्तान भी चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को आगे बढ़ाता है और उसकी जो आईसीबीएम्स है वो हम सबके लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। तो आप देखो ये विरोधाभास इसलिए आ रहा है क्योंकि ट्रंप के जो डिसीजंस ले रहे हैं वो, उसकी वजह से एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन उत्पन्न हो गई है।
ट्रंप भारत का साथ भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन ट्रंप वेस्ट एशिया में कंट्रोल के लिए अभी पाकिस्तान को भी पकड़ के रखना चाहते हैं, इसीलिए चीन भी जाते हैं। ईरान से चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर मैटर्स को लेकर के एक बड़ी बातचीत सफल हो, तब वो यहां से एग्जिट करे। वो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर अटैक भी करते हुए नजर आते हैं। तो ट्रंप सुबह युद्धबंदी की बात करते हैं और शाम को ईरान पर अटैक करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए अंबर, आप अमेरिका को यदि अब एक कंट्री के रूप में और ट्रंप को एक लीडर के रूप में देखो, तो बहुत कंफ्यूजन खुद वहां पर भी है, और इन लोगों ने कंफ्यूजन फैला भी रखा है ग्लोबल लेवल पे। जी बिल्कुल, तो मैं यही कंफ्यूजन को लेकर सवाल अब मैं करना चाह रही थी आपसे कि एक साथ जो ये सब कर रहा है अमेरिका, तो इसको क्या कहें, डिप्लोमेसी है ये, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जन कहें, या फिर ये कहें जियोपॉलिटिकल हेजिंग, क्या है ये अमेरिका जो कर रहा है? ये एक सब चीज का हम कॉन्कोशन कह सकते हैं, जिसमें कि वो टैको भी कर रहे हैं, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, लेकिन वो चिकन आउट इस बार हो नहीं पा रहे हैं। वो जिस तरह से वेस्ट एशिया में फंसे, वो फंस गए। और वो जो मागा की बात लेकर के चले थे, तो ये जितने तमाम ये जुमले थे ना, उसमें ट्रम्प फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से वो मेक ट्रम्प ग्रेट अगेन पे चले गए। तो कभी आप देखो कि वेनेजुएला पर आक्रमण कर रहे हैं, फिर ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बता रहे हैं, क्यूबा को जाकर धमकी दे रहे हैं, कनाडा को अपने झंडे का नक्शे का पार्ट बता रहे हैं। तो इस तरह से जो ट्रम्प कर रहे हैं, उससे अमेरिका की एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में पूरे विश्व में जो एक छवि थी, वो छवि खराब हो रही है। क्योंकि वो हमेशा से एक डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में माना जाता रहा है, जिसने खुद इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो उस अमेरिका को यदि अब ट्रंप इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, तो यही कारण है कि जो प्रो ईरानी एक्सपर्ट्स हैं, लोग हैं बोलने वाले, उनको एक कारण मिल गया। तो अब चाहे आप टैको देखो या मागा देखो, ये सब हो चुके हैं फ्लॉप। ट्रंप फंस चुके हैं, रास्ता वो कहीं ना कहीं से निकालना चाह रहे, वो रास्ता निकालेंगे। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यदि आप ट्रंप को देखो और हमें ऐसा लगता है कि ट्रंप कुछ भी उलझुल बोल देते हैं, ऐसा नहीं है अंबर। उनकी बहुत सारी अकम्पलिशमेंट्स भी रही हैं, उनके पिछले राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान भी और इस बार के राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान भी। तो हम ये ना भूलें कि खामेनेई को पहले दिन के अटैक में एलिमिनेट ट्रंप ने ही कराया है। अब ये मिसकैलकुलेशन हुआ कि ईरान एक ऑल आउट स्ट्राइक पे चला जाएगा, ईरान को चीन से इस तरह की मदद मिलेगी, है ना, गल्फ कंट्रीज का इस प्रकार से डिवास्टेशन हो जाएगा। इजराइल लेबनान वाला जो एंगल था, इजराइल कहीं ना कहीं आप देखो ड्रिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त यूएस से। नेतान्याहू के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट करते हैं कि इजराइल, चाहे अमेरिका सीज फायर अनाउंस कर दे, इजराइल उनकी बात मानने वाला नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रंप अभी घिरे हुए हैं। इसीलिए हमें अमेरिका एक कंफ्यूज कंट्री के रूप में और ट्रंप एक कंफ्यूज लीडर के रूप में नजर आते हैं। अच्छा, तो मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि चाइना और पाकिस्तान जो नेक्सस है, उसने अमेरिका को अपनी अप्रोच बदलने पे मजबूर कर दिया, और साथ ही साथ जो अमेरिका है वो भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं? अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि वो भारत नहीं है, और वो दो दुश्मन देशों को एक साथ नहीं, अपने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में नहीं रख सकता। ये तो भारत ही कर सकता है कि रशिया के नेचुरल अलाई हैं, कॉम्प्रहेंसिव स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इजराइल के भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं हम, और यूएस के भी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और उसके पीछे का मैं अंतर और कारण भी आज आपके शो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। भारत एक ऐसा देश है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के साथ अपने लाइक माइंडेड नेशन के नेशनल इंटरेस्ट्स का भी ध्यान रखता है। भारत कभी भी जाकर, हमारी विदेश नीति ही पंचशील के सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में यकीन करते हैं, और हम किसी देश की संप्रभुता को जाकर न चैलेंज करते हैं अंबर, न किसी के आंतरिक मसलों में जाकर दखल देते हैं। यही कारण है कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना भारत भारत करती हैं, भारत मध्यस्थता क्यों नहीं करा रहा है। मैंने कहा भाई, ये पश्चिम एशिया के इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स का इंटरनल मैटर है। जिस दिन 10 देश आकर ऑफिशियली भारत से इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे, उस दिन हो सकता है कि भारत अपनी पॉलिसी में चेंज ला करके एक मध्यस्थ के रूप में जाए। बाकी भारत को उछलने कूदने की बिल्कुल आदत नहीं है। और वहीं आप अमेरिका को देखो, अमेरिका की हमेशा से आदत रही है। आप देखो ना, अफगानिस्तान में जाकर के अमेरिका ने क्या किया, सीरिया में क्या किया, वियतनाम में क्या किया, कोरिया में क्या किया। अमेरिका की हमेशा से आदत रही है कि अपनी हेजेमोनी को प्रूव करने के लिए वो दूसरे देशों के मैटर्स में जाता है, दखल अंदाजी तो करता है। मैं इस बात को कहने में बिल्कुल नहीं झिझकूंगी मैं। तो यहां पर अंतर आ जाता है, और यही कारण है कि हमारे, आप यदि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो आप हमारी उस विडंबना को, दुख को समझते होंगे जो पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों की वजह से हम झेल रहे हैं। आपने भी झेला है, तो आप ऐसे में पाकिस्तान को अपना सहयोगी कैसे बना सकते हैं, जस्ट टू कंटेन ईरान। लेकिन अमेरिका ने वो किया, और अमेरिका ये भूल गया कि पाकिस्तान एक तरह से चीन के हाथों गिरवी है।
और जब भी डिसीजन लेने की बारी आएगी, यदि दो में से एक को चुनना होगा ना अंबर, मैं आज बहुत दावे के साथ कह रही हूं कि पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा नजर आएगा, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा नजर आएगा। तो कुछ भी स्टेटमेंट्स दे दे पाकिस्तान, वो अलग चीज है, क्योंकि पाकिस्तान हम खुद जानते हैं कि एक रोग स्टेट है, और उसके दिए स्टेटमेंट्स पे तो मैं यकीन भी नहीं करती। तो जिस देश के पास तेल, आटा, दाल, चावल की खरीदने की अभी हैसियत नहीं है, तो उसकी भी एक मजबूरी है, क्योंकि चीन ने अब इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है पाकिस्तान में। तो शायद इन लोगों को लगा होगा कि भाई अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करके, और किया ही ना, देखो IMF से लोन निकलवा लिया, गल्फ कंट्रीज से आप फंडिंग निकलवा रहे हो, तो एक तरह से आप अपने पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट्स को सिक्योर कर पाने में सफल हो पा रहा है। लेकिन जिस दिन क्रॉस रोड्स पे खड़ा हुआ पाकिस्तान, उस दिन अमेरिका को तो नहीं चुनेगा पाकिस्तान, ये अमेरिका भी जानता है। और ये एक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है अंबर, मैंने कहा ना, ये जैसे ही स्थिति बदलेगी वैसे ही आपको ये पार्टनरशिप भी टूटती हुई नजर आएगी। वरना देयर वाज अ टाइम जब भारत नॉन अलाइंड था, भारत जब अमेरिका के झांसे में नहीं आया था, तो तब अमेरिका ने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स की वजह से यहाँ बेस, इस एरिया में उसको एक बेस चाहिए था, तो तब अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक पार्टनरशिप की। पर समय के साथ साथ देखो वो पार्टनरशिप टूट गई। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि अमेरिका जो सोच रहा है कि मैं इस प्रकार के जो आपस में काउंटर पार्ट्स हैं मैं उनको साध पाऊंगा, ऐसा अमेरिका नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तो हेजेमोनिक पावर रहा है अमेरिका, हालांकि डिक्लाइनिंग पावर है लेकिन है। और अभी चीन जिस तरह से अपने आप को असर्ट किए हुए, हालांकि चीन के भी अपने इंटरनल चैलेंजेस हैं, तो चीन जिस तरह से अपने आप को असर्ट किए हुए है, उसको देखते हुए अमेरिका को, ट्रंप को ये बहुत समझने की आवश्यकता है कि यदि लंबे समय तक पाकिस्तान के साथ इंगेज हुआ अमेरिका, तो उनकी अपनी छवि खराब हो रही है और अमेरिका की छवि खराब हो रही है। और आज जिस तरह का भारत है, हम कहें कि जिस एक लिस्ट पे या जिन इंटरेस्ट को लेकर यूएस के साथ सिक्योर्ड है, वो एक स्वार्थी एंगल पर जाकर के नहीं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपना योगदान देने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये इंगेजमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया, काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स एक प्रायोरिटाइज्ड एरिया है दोनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन के लिए, जिसपे दोनों देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अब अमेरिका को समझने की आवश्यकता है कि आप आतंकवादी निरोधी गतिविधियों के लिए भारत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान वो देश है जो इन आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम करवाता है। तो यहाँ आपने बोला तो मॉस्को से नो डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म। एग्जैक्टली। एक सवाल मैं और आपसे यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ अंशु जी, वो ये कि यूएस जो है वो काफी डेस्परेट नजर आ रहा है, और हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प चाइना भी गए क्योंकि उनको रेयर अर्थ चाहिए, और भारत के पास भी रेयर अर्थ है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो क्या यही वजह है कि रेयर अर्थ के लिए जो अमेरिका है वो इतना डेस्परेट है, चाइना और भारत दोनों को वो उनके साथ ये रिश्ते आगे बढ़ाना चाहता है ताकि रेयर अर्थ मिलते रहे? मैं इसमें एक और रीजन जोड़ देती हूँ, लैटिन अमेरिका का। तो जिस तरह से एक जब हम वेनेजुएला को ऑयल एंड गैस की दृष्टि से ही ना देखें, या जब हम क्यूबा की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहां क्या इंटरेस्ट है, तो ये तमाम जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, और यहीं पर लिथियम के सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं, लिथियम ट्रायंगल जो कंट्रीज हैं, चिले, बोलीविया और अर्जेंटीना, जहां पे चीन पैर पसार के बैठा हुआ है, ब्राजील को देखें, तो ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अब ट्रंप अपनी आंखें गड़ा करके बैठे हुए हैं। अफ्रीकन नेशंस की तरफ, भारत की और चीन की और यदि हम देखें तो अमेरिका सबसे पहले अपने इंटरेस्ट्स को आगे रखता है। और ये आपने बिल्कुल सही बिंदु चर्चा में जोड़ा कि ट्रंप को ये भी एक एंगल दिखाई पड़ रहा है, चाहे भारत की दृष्टि से देखें, पाकिस्तान की दृष्टि से देखें, क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा जो एरिया है वहां पर समझौते भी किए हैं यूएस ने पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने भी अलाउ किया है कि आप यहाँ पे आके माइनिंग करके देख सकते हैं। हालांकि सब कुछ तो चीन को बेच चुका है, तो मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि अमेरिका को यहाँ मिलेगा क्या, बट ठीक है। और चीन की ओर यदि देखते हैं तो चीन अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, और एक उसके पास एज है क्रिटिकल मिनरल्स की दृष्टि से, और ये क्रिटिकल मिनरल्स उसके अपने के अलावा उसने जिस तरह से लैटिन अमेरिका में निवेश किया है, इन लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज में जिस तरह से उसने पिछले एक दशक में निवेश किया है, तो चीन का एक बहुत अपर हैंड है अंबर आज की तारीख में इस एक क्षेत्र में। तो आप चाहे फिर आप रॉ क्रिटिकल मिनरल्स की ओर देखें, या आप एक चिप इंडस्ट्री की तरफ देखें, सेमीकंडक्टर्स की तरफ जाएं, तो चाइना का एक अपर हैंड तो है, लेकिन उस अपर हैंड में कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रति कंपटीशन की भावना है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई सहयोग मिलते हुए
चीन की तरफ से हम अमेरिका को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, भारत एक सहयोगी के रूप में काम करता चला आ रहा है अमेरिका के साथ। तो यहाँ अब अमेरिका को समझने की आवश्यकता है कि मेरा कौन लॉन्ग टर्म सहयोगी रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है। तो एक जो हेडसेट का स्टेटमेंट आया, उससे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान इतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है तो जो इंडो यूएस रिलेशंस हैं उस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? अंबर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है कि जिस प्रकार से, और हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे, जिस प्रकार से अपने इंटरेस्ट्स के लिए जो कि टेम्पररी है नेचर में, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को एक नई गति दी है। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एक एक पॉइंट होता है जहां पर आकर के आप रुक सकते हैं। अगर आप किसी कंपल्शन की वजह से किसी देश के साथ आप बायलैटरल रिलेशंस को आगे लेकर के जा रहे हैं, तो देयर हैज टू बी अ लिमिट। तो डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि भारत के साथ आपकी किस प्रकार की क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको जानते हुए पाकिस्तान के साथ अमेरिका के पिछले कुछ समय में जिस तरह के संबंध हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम ये देख सकते हैं कि कैसे ट्रंप की तरफ से प्यूनिटिव मेजर्स भारत पर लगाए गए, टैरिफ्स हम पर इम्पोज किए गए, ट्रेड रिलेशंस हमारा इम्पैक्ट हुआ। हालांकि ट्रेड का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन हमारे ऊपर उन्होंने बहुत कुछ इम्पोज किया। जिस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने भारत के खिलाफ दिए, तो भारत और अमेरिका के संबंधों पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क तो लगा है। लेकिन लॉन्ग टर्म यदि हम रोड मैप की दृष्टि से देखें, तो अमेरिका के लिए भारत, भारत के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण साझेदार है। और जितनी जरूरत हमें अमेरिका की, उससे ज्यादा जरूरत अमेरिका को हमारी है, हम इस बात को भी समझें। तो आगे चल के ट्रंप का टेन्योर खत्म होगा, जो भी पार्टी, चाहे रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेटिक पार्टी आए सत्ता में, और जो भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा, उसे भारत की महत्ता पता है। भारत आज की तारीख में ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक प्रणेता है। तेजी से उभरती हुई एक मिडिल पावर से हम एक बड़ी पावर बनने की ओर हम सक्रिय हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि अमेरिका इसे नीगेट नहीं कर सकता। इसलिए ट्रंप भी हमारे साथ एक पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं। तो वो रिश्ते बद से बदतर नहीं कर रहे हैं, पर उन्होंने खराब जरूर किए हैं। और रही सही कसर, जब ये पीट हेग्सेथ जैसे लीडर्स की तरफ से जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, तो निश्चित तौर पर एक भावनात्मक दृष्टि से इसका असर पड़ता है। पर भारत बहुत प्रेगमेटिक दृष्टिकोण से ये सब कुछ देख रहा है। और आगे चल के अब ये देखना बड़ा रोचक होगा कि जिस पाकिस्तान के लिए अमेरिका से हमारे रिलेशंस हमें खराब होते हुए नजर आए, तो आगे चल करके पाकिस्तान कितना भरोसेमंद सहयोगी अमेरिका के लिए साबित होता है। क्योंकि ऐसे कई एंगल्स हैं जहां पर जब हम देखें तो दोनों के बीच में हमको न सिर्फ एक विवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है, आगे चल करके मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई कोलैबोरेटिव आपको यहाँ पर एफर्ट्स भी दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे ईरान को ही ले लें, अब पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट अमेरिका का साथ देने के लिए कहां खड़ा हो रहा है? नहीं खड़ा हो रहा है। तो उधर सऊदी के साथ एक डिफेंस पैक्ट करके बैठा था, लेकिन ना सऊदी पाकिस्तान की मदद के लिए आया जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया। याद ही होगा कि उसने कैसे ईरानी वो सब छुपाए हुए तो सारी चीजें बाद में बाहर है। हाँ, तो फिर ये हमारे समझने की बात है कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ अपनी स्थिति को, अपने इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने में लगा हुआ है। पर निश्चित तौर पर इस एक डेवलपमेंट का भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं पड़ा है। बिल्कुल। तो यहाँ से डॉक्टर जोशी हम ये कह सकते हैं कि तस्वीर साफ है और अमेरिका के लिए आज की दुनिया में हम ये कह सकते हैं कि परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन से ज्यादा परमानेंट इंटरेस्ट मायने रखते हैं। इसलिए एक तरफ अमेरिका जो है वो इंडिया को इंडो पैसिफिक का की पार्टनर मानता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी पूरी तरह से इग्नोर करने की मूड में नहीं नजर आ रहा है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि क्या अमेरिका दो अलग अलग नावों की सवारी करने की कोशिश कर रहा है, और क्या अमेरिका जो है वो जो उसकी पाकिस्तान आउटरीच है वो सिर्फ टैक्टिकल है या फिर एक बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का सिग्नल। और सबसे अहम बात यह है कि अगर अमेरिका दोनों तरफ दोस्ती निभाना चाहता है, तो कल जब कोई संकट की घड़ी हो सकती है, तो वो असली प्रायोरिटी किसको देगा, भारत या फिर पाकिस्तान? ये वही सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ महीनों में जो साउथ एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो तय करेगी। और अमेरिका की जो ये डिप्लोमेटिक पजल है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अमेरिका सच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई नया जियोपॉलिटिकल गेम शुरू कर चुका है? तो आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। डॉक्टर जोशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अंबर, भारत माता की जय। भारत माता।